कि बहुत समय सीमित है तो हम औपचारिकताओं को थोड़ा सा साइड करके आगे बढ़ते हैं और एक बहुत साहसिक कदम जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया गया है तो उसके लिए हम अपने पार्टी और अपने नेता को धन्यवाद देते हैं। विशेष करके अभी जो हम लोग कदवा विधानसभा को लेकर के जो बात कर रहे हैं ये बात सही है कि हमारे यहाँ जो है जैसे बिजली का विषय में तो बिजली में क्या है कि आज के तारीख में पावर हमारे पास में बहुत है लेकिन ट्रांसमिशन वायर जो है एक बार तारीख साहब को हम लिख करके भी दिए थे कि अपने यहाँ ट्रांसमिशन वायर सक्षम नहीं। हमारा ट्रांसमिशन वायर 7 मेगावाट कैपेसिटी का है और हमारा नीड जो है 15 मेगावाट कैपेसिटी का है। उसको बदलना और उसमें जो सर्किट ब्रेकर है या कैपेसिटर बैंक है ये सब काफ़ी पुराना हो गया है तो इसको थोड़ा सा अपडेट करने का ज़रूरत है। और दूसरा चीज़ हम लोग का चूँकि मूल जो मुद्दा है वो बाढ़ का है और बाढ़ में सबसे ज़्यादा झंझट होता है क्योंकि मुखिया जी भी हैं यहाँ पर तो वो होता है मुआवजा में। पहले क्या था जब ये मुआवजा क्या बोलते हैं उसको जुमला सरकार नहीं था तो संप्रति एक वेबसाइट है बाढ़ से जुड़ा हुआ उस पर सभी संभावित पीड़ितों का अपडेट हो जाता था। उस वक्त हम लोग लग करके भी करा लेते थे। आरटीआई कानून उस वक्त प्रभावी था और जो लोक निवारण शिकायत निवारण ये था वो भी प्रभावी था। अब कोई जवाब नहीं देता। आरटीआई में मांगिएगा 1000 में एक का भी जवाब आने का अब नहीं है। तो अब ऐसे में है क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा सबसे ज़्यादा शिकायत जो हम फेस करते हैं वो यही करते हैं कि हमारा नाम छूट गया, उसका नाम जुड़ गया, उसका नाम जुड़ गया, किसी के घर में पानी घुस गया, उसको पैसा नहीं मिला, उसका कट गया। तो इसमें हम चाहते हैं कि जो हमारा समिति है उसको जोड़े कि मुखिया का अनुशंसा और पीड़ित का वीडियो और फोटो को अंतिम माना जाएगा। अगर वो गलत देगा तो बाद में जांच करके उसको वसूला जाएगा लेकिन पहले अगर वो अपने आप को पीड़ित बता रहा है तो पीड़ित मान करके उसका नाम को जोड़ करके उसको पैसा दिया जाए। अगर गलत बताएगा तो बाद में वसूलेंगे। ये एक हम उसमें जोड़ना चाहते हैं। दूसरा चीज जो हम इसमें जोड़ना चाह रहे थे कि बांध को लेकर के बहुत समस्या है और हम लोग क्या है कि 2 पक्ष में जुड़े हुए, एक इस पार का कदवा एक उस पार का कदवा। उस पार का बांध बन गया, इस पार का बांध नहीं। सबका अपना अपना लॉजिक है, हमारा लॉजिक अपना है, उनका लॉजिक अपना है। एक चीज जो हम लोग दोनों पक्ष मानते हैं कि बांध में अगर गेट हो और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपना जो ये डंडखोरा क्षेत्र है, डंडखोरा कदवा क्षेत्र है, इसमें नदी का डेग धार है जिसको नदी घोषित किया हुआ है जो आपको मछुआ समिति को दिया हुआ है। तो वहां पर गेट का प्रावधान किया जाए और जो स्विच गेट का और इसको प्रॉपर ड्रेजिंग किया जाए। क्योंकि पहले क्या था कि हम लोग के पास में पुल नहीं था, पुल छोटा छोटा था, छोटा रोड था तो वो अपने बांध बन जाता था। अभी पुल सफिशिएंट है, वाटर डिस्चार्ज कैपेसिटी सफिशिएंट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पानी को चैनलाइज कर दें तो हमको लगता है कि कुछ निदान होगा। बाढ़ का समस्या हमको नहीं लगता है कि फिर प्रतिष्ठित करेगा हमारे क्षेत्र में। उसके बाद है खेल का मैदान का। एक चीज हमको लगता है कि शॉर्ट में हम निकल रहे हैं। हाँ, ये खेल का मैदान शायद ही कोई ऐसा पंचायत है जिसके पास खेल का मैदान, शायद ही कोई स्कूल है जिसके पास खेल का मैदान। और एक बात जान लीजिए, स्वामी विवेकानंद कहे थे कि जो बच्चा नहीं खेलता है वह बच्चा जिंदगी का भी रेस आ जाता है। मतलब बड़ा अच्छा कहते हैं कि जो बच्चा खेल के मैदान में नहीं दौड़ता है वो जिंदगी के भी दौड़ में पीछे रह जाता है। तो हम हर स्कूल को फील्ड दे सकते हैं कि नहीं? अगर नहीं दे सकते हैं तो पंचायत को कम से कम दे, क्योंकि प्रखंड में स्टेडियम बना है लेकिन स्टेडियम में बजट क्या है? स्टेडियम में तो सीढ़ी और कुर्सी तो खेलेगा नहीं। यहाँ का स्थानीय लोगों का इनकम बहुत कम है। और मैं आपको बताता हूँ कि जब हम झारखंड में थे, संयोग से उस वक्त हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे, केवल फुटबॉल मैच करा करके हम लोग 13 सीट निकाले। कुछ नहीं करते थे, आदिवासी इलाके में जाते थे, 2-4 गो फुटबॉल होता था, 3-4 गो ट्रॉफी होता था, ले जाते थे, स्थानीय लोगों के साथ मिलते थे। आदिवासी बच्चों में फुटबॉल और हॉकी का जो ये है, मतलब जिसको कि हम लोग डिमांड है कहते हैं, वह किसी भी वर्ग में नहीं। और अगर हम इसको खाली पूरा कर ले, आप इतना ही देख लीजिए कि झारखंड का 80% जो है राष्ट्रीय
इसमें खेल में योगदान आदिवासी बच्चों का। और हमारे यहाँ हम लोग देखे हैं कि जब हम लोग साथ में खेलते थे फुटबॉल, तो उसे मारता था ना तो ईंटा से टकराता था तो ईंटा चूर चूर हो जाता था। इतनी ताकत इन लोगों के बीच में। तो हम अगर फील्ड बना रहे हैं तो उनका खेल का सामग्री का क्या होगा ये भी विचार करना। दूसरा चीज है शिक्षा को लेकर के, अभी 2 तरह का शिक्षा बन गया है। आरटीपीएस कानून तो हम दिए। आरटीपीएस में क्या हुआ कि हमने निजी विद्यालय को कहा कि 30% बच्चों को पढ़ेंगे। हमारा दुर्भाग्य क्या है कि कोई भी वार्ड मेंबर आज के डेट में किसी भी निजी विद्यालय में चल जाए, मांगे कि आपके यहाँ कौन कौन गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसको मार करके भगाएगा, उसको एगो का नाम नहीं पता। तो उसका ऑडिट कौन करेगा कि किस निजी विद्यालय में कहां के गरीब बच्चे पढ़ रहे? 30% बहुत बड़ी संख्या है। और निजी विद्यालयों का भी समस्या है कि सरकार योजना तो बना देती है लेकिन पैसा नहीं देती। पैसा 4-4 साल 5-5 साल तक जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वह विद्यालय है, चाहे वह आपका हॉस्पिटल है जो हमारे जीने मरने से जुड़ा हुआ है, उसका भुगतान का भी प्रक्रिया हम लोग ध्यान में रखें कि उसको हम रोड वाले से पहले हम स्कूल को भुगतान करेंगे, रोड से पहले हम हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान करेंगे। अगर ये ध्यान में रहेगा तो हमको लगता है कि कई समस्याएं क्लियर होगा। और निजी विद्यालय के बाद आप ये समझिए कि अभी दुनिया में अच्छा या बुरा हमारा ही एक साथी आप संगठन एक शिक्षा के प्रति लोगों को आकर्षित किया। और आज हमारे पास भी सरकारी विद्यालयों की कमी नहीं है, उसके पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, 100 से विद्यार्थी मिलकर अपना घर जमीन उसका बाप दादा बेच देगा तब भी हमारा एक सरकारी स्कूल के बराबर का एसेट खड़ा नहीं कर पाएगा। अगर हम उस एसेट को केवल हम उपयोग कर लें और घर में हमारे पास में जो नौजवान साथी है जो मैट्रिक, इंटर, बीए, साइंस और बाकी चीज में बैंक, पीओ का तैयारी में असफल होकर जो घर लौटे हैं, हम जानते हैं कि ये बहुत व्यवहारिक मांग नहीं है, लेकिन हम चाहते थे कि कुदाल के मजदूरों के साथ साथ कलम के भी मजदूरों को मनरेगा के साथ जोड़ा जाए। मैं अपना कांग्रेस पार्टी का मनरेगा का राष्ट्रीय प्रभारी रहा हूं।